तो हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि नोट्स की तरह है पूरा। अब हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हम हिंदी की बोलियां देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम शुरू करते हैं हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला है अपभ्रंश, कि कौन सी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषाएं बनी और उपभाषाओं से कौन कौन सी बोलियां बनी हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश हम देखते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी बनी है। ठीक है, तो हम पहले शौरसेनी अपभ्रंश के जो उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, अब ये देख लेते हैं। एक मिनट। अब ये देखते हैं हम कि आकार बहुला कौन सी बोलियां हैं, उकार बहुला कौन सी और टावर बहुला कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आकार बहुला और उकार बहुला में, आकार बहुला में आएगी कोरबी, हरियाणवी या बांगरू, दक्खनी। इसको आप याद कर सकते हैं, इसमें टिक लिखिए हद को करके। और उकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ब्राबुक करके आप याद कर सकते हैं इसको। आगे राजस्थानी हिंदी जो है वो टावर बहुला है। इसमें मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। और इसको आप मेज मामा करके याद रख सकते हो कि ये राजस्थान की बोलियां हैं, टावर बहुला है। अब हम आगे देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली आ जाएगी। आगे हम अर्धमागधी अपभ्रंश से देखते हैं। तो इससे निकली हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो इसे याद रखना अब छत्तीसगढ़ी करके। आगे मागधी अपभ्रंश से जो हमारी बिहारी हिंदी निकली है, इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो मैम हो करके मैम हो याद रखना आप, जिससे कि ये याद रहेंगी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। आगे हम कुछ कथन है वो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दो अन्य बोलियों ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोलियां लिखी हैं, स्वीकार किया है? ताजुबेकी तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है पश्चिमी हिंदी के अंदर भोलानाथ तिवारी ने। आगे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के अन्य नाम एवं उसकी उपबोलियां कौन कौन से, वो देख लेते हैं। तो हरियाणी में इसका अन्य नाम है बांगरू, देशवाली। उपबोली इसकी जाटू और चमरवा है। आगे पढ़ लेते हैं। ब्रजभाषा, इसको अंतर्वेदी नाम से जाना जाता है। इसकी अन्य बोलियां हैं बुक्सा, जादोवाटी, डांगी। बुंदेली से बुंदेलखंडी कहा जाता है। इसमें अन्य बोलियां हैं पावरी, बनाफरी, लोधांती, निभट्टा। अवधी है, इसमें कोसाली, बैसवाड़ी। इसकी बोलियां हैं जोल्हा, गहोरा, जूडर। कौरवी है, इसे खड़ी बोली कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में खलटाही और लरिया, बघेली, रिवाई, निभट्टा कहा जाता है। डिंगल में भाट भाषा और पिंगल जो है नाग भाषा। ये पूछ लिया जाता है भाट भाषा कौन सी, नाग भाषा कौन सी है, तो डिंगल भाट भाषा और पिंगल नाग भाषा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण और उनके जो नामकरण करता है वो हम देख लेते हैं। नाम क्या है और उनके नामकरण करता। तो बोली है कौरवी, ये नाम किसने दिया था, तो राहुल सांप्रदाय ने। ब्रजबुली, ईश्वर चंद गुप्त ने। राजस्थानी ब्रज भाषा, ये नाम दिया था ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा सॉरी, ये ग्रियर्सन ने। और डिंगल बांकीदास ने। बिहारी ग्रियर्सन ने। भोजपुरी रेमंड ने। मैथिली कोलब्रुक्स ने। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र देख लेते हैं, पूछ लिए जाते हैं ये। तो उकार बहुला बोली में जो है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ये बोलियां हैं। इनके क्षेत्र देख लेते हैं। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। बुंदेली का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश, सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। कन्नौजी है इटावा, फरुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कानपुर। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में। अब हम खा देखते हैं। इसमें आकार बहुला है। पहली है कौरवी। कौरवी के जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
सहारनपुर, दिल्ली और गाज़ियाबाद। एक और भी है, खड़ी बोली जिसे बोला जाता है कौरवी। आगे पढ़ते हैं। और दक्षिणी में देख लेते हैं। दक्षिण भारत की जो बोलियाँ हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद। आगे उदासीन आकार बहुला जो है उसमें अवधी और बघेली आ जाएगी। इसके क्षेत्र देखते हैं। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जैनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। ये अवधी के क्षेत्र हैं। जबकि बघेली के क्षेत्र देख लेते हैं हम। रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर। ठीक है। इकार बहुला बोलियों में आ जाएगी भोजपुरी। इसके क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। आगे पढ़ते हैं। हिंदी की 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो ये हम देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी भाषाएं, उसमें कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, किसका लोप है और कौन से बहुला है, स्वर सैनी अर्धमागधी। ये हम देखते हैं कौन सी किससे निकली हुई भाषाएँ हैं। तो ब्रज भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ब्रज भाषा जो है स्वर सैनी अपभ्रंश से निकली है और ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, उकार बहुला बोली है। इसमें स्वर अति स्वर भी है, अति हर्ष स्वर भी है, ह्रस्व स्वर भी है और दीर्घ स्वर भी है। और ये ना की जगह इसमें ना का प्रयोग होता है, डा की जगह रा का प्रयोग होता है, सा की जगह शा का प्रयोग होता है। वहीं या और वा जो यथावत रहते हैं, ऐसे कैसे रहते हैं। ए ओ इसके मूल स्वर हैं, आ जो है इसमें विपरीत ध्वनि है। अब अवधी भाषा के बारे में देख लेते हैं। ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, आकार बहुला है। इसमें 2 तरह के स्वर होते हैं, स्वर अति ह्रस्व और ह्रस्व। जबकि ब्रज भाषा में तीनों तरह के स्वर थे। और ये व्यंजनात् बोली है। डा के बदले ना इसमें भी है, शा के बदले सा इसमें भी है और ब्रज भाषा में भी था। ला के बदले रा का प्रयोग होता है, जबकि इसमें ब्रज भाषा में डा के बदले रा का प्रयोग होता था। और या वा के बदले इसमें जा ऊ का प्रयोग होता है, और जबकि ब्रज भाषा में ऐसे ही रहते थे। और ए ओ के बदले इसमें आई औ का प्रयोग होता है और आ जो है इसमें संवृत ध्वनि मानी जाती है अवधि में, और उसमें ब्रज में विपरीत ध्वनि थी। कौरवी के बारे में देख लेते हैं। ये स्वर सैनी अपभ्रंश की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की बोली है, आकार बहुला है। इसमें भी ह्रस्व और दीर्घ 2 तरह के स्वर पाए जाते हैं और ये आ अर्ध विपरीत ध्वनि है। ठीक है। भोजपुरी देख लेते हैं। ये मागधी अपभ्रंश की बोली है। ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, इकार बहुला है। इसमें तीनों तरह के स्वर पाए जाते हैं, अति ह्रस्व और दीर्घ स्वर। व्यंजनात् बोली है, शब्द के मध्य रा का लोप होता है। इसमें ला और डा के बदले रा का प्रयोग होता है, शा बा के बदले हा का प्रयोग होता है और ना ध्वनि नहीं है इसमें। तो और डा स्वतंत्र ध्वनि है, आ जो है अर्ध विपरीत ध्वनि है। आगे पढ़ते हैं। लिपि के बारे में पढ़ लेते हैं हम। लिपि से क्वेश्चन आता है, क्रम लगाने को भी आता है। पढ़ते हैं। लिपि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो ये वर्ण की परिभाषा और लिपि की परिभाषा ये आप आ सकती है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है। अब तो आगे होगा, याद हो गया होगा। लिपि विकास की मुख्य निम्न अवस्थाएं मिलती हैं। तो पहले आएगी चित्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भावलिपि, फिर ध्वनि लिपि। इसका क्रम पूछा भी गया है, पूछ लिया जाता है। तो CPBD करके आप याद रख लेना, CPBD। चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। ठीक है। अब इसमें भी 2 अंतर्गत आती हैं इसके, अक्षरात्मक लिपि और वर्णनात्मक लिपि। तो ये भारत की सारी लिपियाँ कौन सी हैं, अक्षरात्मक है। और रोमन लिपि जो है अंग्रेजी की है, रोमन लिपि वो वर्णनात्मक लिपि में आती है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रचलित थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में माटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदाड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं। वहीं डिरी जरमहोदय ने सिंधु घाटी लिपि को
ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। किसने? डिरीजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि क्या कहा है? ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी लिपि के ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। हंटर ने कितनी मानी है ध्वनि चिन्ह? 253। लैंडन ने मानी है 228। गॉड एवन स्मिथ ने मानी है 396। आगे पढ़ते हैं खरोष्ठी लिपि का क्या है। खरोष्ठी लिपि के बारे में, खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिम उत्तर भारत के शाहबाजगढ़ी पंजाब या यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि में कहाँ प्राप्त हुई है? अशोक के अभिलेखों में, ये मानसेरा में, पंजाब का हजारा जिला जो है वहाँ पर। आगे पढ़ते हैं खरोष्ठी लिपि नामकरण और विद्वानों के अभिमत हैं। तो ये कैसे कैसे उन्होंने किया है। चीनी कोश में फा वांसुलीन ने खरोष्ट नामक व्यक्ति से इसका अभिमत लिया है कि खरोष्ठी लिपि खरोष्ट नामक एक व्यक्ति के नाम पर रखी गई है, नाम है। डॉक्टर राजवली पांडे ने खर गधे के होस्ट के समान इससे अभिमत लिया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खरोशोद से खरोष्ठी बना है। क्या आगे पढ़ते हैं हम। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण, 5 स्वर, 11 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्त अक्षरों का सर्वथा अभाव होता है। संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है। इसमें 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं। कि 37 वर्णों के अंदर 5 स्वर और 11 व्यंजन होते हैं खरोष्ठी लिपि में, और संयुक्त अक्षरों का क्या होता है? अभाव होता है। ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप तथा अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख में मिले हैं। कहाँ पर मिला ब्राह्मी लिपि का नमूने? जो है बस्ती के जिले के पिपराला के स्तूप में। कहाँ पर? पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख में। पिपराला के स्तूप में, अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख में मिले हैं। आगे पढ़ते हैं ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत क्या है। तो ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्रह्मी कहलाई। ब्रह्म वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्रह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्रह्मी कहलाई। चीनी विश्वकोश फास वांसुलीन 668 ईस्वी के अनुसार जो है ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्रह्मी कहलाई। ब्रह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्य 2 मत प्रचलित हैं। यह भारतीय लिपि है और यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई, इस वर्ग में अनेक मत प्रचलित हैं। तो जो मत हैं उन्हें देख लेते हैं। विद्वान और अभिमत क्या है। एडवर्ड थॉमस ने क्या माना? मूल आविष्कार द्रविड़ थे ब्राह्मी लिपि के। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्र लिपि से उत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजवली पांडे सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउसन कनिंघम लसन आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। ये ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई, इस वर्ग में अनेक मत हैं जो निम्न हैं। अब विदेश के आधार पर देख लेते हैं। डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स सेप और सेनार्ट यूनानी या फोंसी से उत्पन्न 819 का। डॉक्टर वूलर डॉक्टर डेविड ड्रीजर, इसने सामी से उत्पन्न माना है, उत्तरी सामी से। टेलर डी के कैनन ने दक्षिणी सामी से उत्पन्न। बेबर बेनेफ जॉनसन ने फेनेसिया से उत्पन्न माना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि 41 अक्षर थे। ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर थे? 41 अक्षर थे। इसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन थे। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार दर्शाया गया है। तो याद रखना कि वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, 9 स्वर थे और 32 व्यंजन थे। अब देख लेते हैं ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी से 2 शैलियाँ निकली हमारी, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि 4वीं-5वीं सदी में, सिद्धमातृका या कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि 9वीं सदी में और शारदा लिपि 10वीं सदी में। ब्राह्मी यूजीसी करके आप इसका क्रम याद रख सकते हैं। ब्राह्मी दक्षिण तो आपको याद रहेगा, दक्षिण शैली अलग है। ब्राह्मी से ब्राह्मी लिपि, फिर यू से उत्तरी लिपि, उत्तरी शैली, फिर जी से गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्धमातृका लिपि या कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो ब्राह्मी यूजीसी करके आपको याद रहेगा। उसके बाद देवनागरी लिपि, शारदा लिपि आप याद रखेंगे। ठीक है।
आगे है सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वूलर ने सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया। यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो कुटिल लिपि याद रखना, ऊपर इसमें दिया गया क्रम में। सन 588.89 से 89 ईस्वी तक बोध गया अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। बोध गया का जो अभिलेख है वो किसमें? सिद्ध मातृका लिपि में है। अब देवनागरी लिपि हम पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली में 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो निम्न प्रकार हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागा लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। तीसरा, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। एक बार और देख लेते हैं, पूछ लिए जाते हैं। देवनागरी लिपि के नामकरण के अनेक मत जो हैं क्या है? पहला है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण पड़ा। और दूसरा है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। आगे पढ़ लेते हैं हम। श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उसकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। ये यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। और छठा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा।